हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 12 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। दोस्तों, पहला विश्व दलहन दिवस मनाया गया था 2016 में। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया है। अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 24,000 लोगों की मौत हो गई है अब तक। तो दोस्तों, इसी में राहत देने के लिए भारत ने इन देशों में ऑपरेशन दोस्त चलाया है। SSLV D2 रॉकेट को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। SSLV का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वाड साइबर चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो क्वाड देशों ने लॉन्च किया है। क्वाड देशों के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 4, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। किस देश ने बिजली संकट के कारण आपदा यानी इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा की है? तो ये साउथ अफ्रीका ने अभी हाल ही में घोषणा की है। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम कहां शुरू हुए हैं? जम्मू कश्मीर में। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू हुआ था 2020 में। जयदेवपुर डोंगी रेल लाइन का उद्घाटन किसने किया है? शेख हसीना ने किया है। शेख हसीना जो है वो वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में कितने जजों को पदोन्नत किया गया है? तो 2 जजों को पदोन्नत किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेटेड? तो यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, यूनानी दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा। थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। पहला विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया था? 2017 में। यह दिवस समाज सुधारक और महान भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, अजमल खान दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक है। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 7 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, भारत की 10वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 10वीं रैंक। तो इस इंडेक्स में क्या देखा जाता है किसी भी देश में? तो दोस्तों, ये देखा जाता है कि किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना अच्छा है, उसमें कितनी क्वालिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ व्यवस्था यहाँ पर कैसी है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, सड़कें कैसी हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो देखी जाती हैं इस इंडेक्स में। तो अभी हाल ही में 2021 का इंडेक्स जारी किया है। भारत की रैंक 10 है और टॉप पर कौन सा देश है? जर्मनी है। इसके बाद चाइना है, चाइना का दूसरा स्थान है। तीसरा अमेरिका का, चौथा ब्रिटेन का, 5वां जापान का और 6ठा है फ्रांस का। इस रैंकिंग में 184 देशों को शामिल किया गया था। दोस्तों, भारतीय गुणवत्ता परिषद की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है जशय शाह। हाल ही में जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक डिस्कस करते हैं।
जो कि 2022-23 में जारी किए गए हैं। तो 2023 में हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है 85। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 107। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 40। लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 46। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 150। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 136। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी जेंडर गैप 2022 इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 135 और सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 121। तो ये सभी इंडेक्स आप नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो आप इन्हें ज्वाइन करिएगा। और अगर आप इनमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चीन और दलाई लामा के बीच शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने विधेयक पेश किया है? तो ये विधेयक पेश किया है अमेरिका ने। यानी अमेरिका ये चाह रहा है कि जो दलाई लामा और चाइना के बीच में जो विवाद की स्थिति है उसको शांतिपूर्ण तरीके से समझाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान किया जाए। दोस्तों अमेरिकी सांसदों ने अभी हाल ही में प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में एक विधेयक पेश किया है जो चीन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बीच खुली बातचीत के लिए अमेरिकी नीति की रूपरेखा तैयार करता है। विधेयक तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता और तिब्बत के संबंध में उनके मतभेदों को शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। दोस्तों दलाई लामा के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान में दलाई लामा जो है उनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। क्या नाम है? तेंजिंग ग्यात्सो। दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता है, दलाई लामा एक पदवी होती है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर, और यह एक मंगोलियाई पदवी है। दोस्तों वर्तमान में जो दलाई लामा है तेंजिंग ग्यात्सो वह 14वें दलाई लामा है और वह तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष है और आध्यात्मिक गुरु भी है। दोस्तों दलाई लामा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अभी हाल ही में उन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा उन्हें अभी हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ जॉय इनकरेजमेंट पुस्तक भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कटक में किया गया है। तो उड़ीसा का एक शहर है कटक, वहीं पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसमें भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और ये जो चावल कांग्रेस है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी ICAR में इसका आयोजन किया गया था। और जो ICAR है ये कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मृदा स्वास्थ्य को बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने का आह्वान किया है। बात कर लेते हैं चावल की, तो यह एक खरीफ फसल है और दोस्तों हमारे क्षेत्र में जितनी भी खेती होती है उसके 1/4 भाग पर चावल की खेती होती है। प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। दोस्तों चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के शोध संस्थान डिस्कस कर लेते हैं तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा उत्तराखंड में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नतालिया गब्रिलिता किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह मोल्दोवा देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
दोस्तों उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मेया सेंडू को सौंपा है और उन्होंने इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। जो नतालिया गब्रिएलिना थी दोस्तों, उन्होंने 18 महीने तक मोल्दोवा पर शासन किया है, यानी 18 महीने तक वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनकी निष्ठा पूर्व सोवियत गणराज्य में नहीं है, उसका वो समर्थन नहीं करती हैं, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बात कर लेते हैं मोल्दोवा की। तो दोस्तों इसकी कैपिटल है चिसिनाउ, राष्ट्रपति है मेया सेंडू और यहाँ की जो करेंसी है वो है मोल्दोवन ल्यू। दोस्तों मोल्दोवा की जो स्थिति है मैप में आप देखिए, ये है रोमानिया और ये है यूक्रेन। तो इन दोनों देशों के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मोल्दोवा। अगला क्वेश्चन है, सैफी एकेडमी किस शहर में स्थित है जिसके नए परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो दोस्तों ये जो सैफी एकेडमी है ये मुंबई में स्थित है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। दोस्तों जो सैफी एकेडमी है इसे अलजामिया तुस सैफियाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दाऊदी बोहरा समुदाय का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। बात कर लेते हैं दाऊदी बोहरा समुदाय की। तो यह सिया इस्माइली शाखा के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय है। इनकी बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान, यमन, पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी के देशों में रहती है। अगला क्वेश्चन है, पुदुमई पैन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किस राज्य में 698 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो दोस्तों ये आवंटित किए गए हैं तमिलनाडु में। तो पुदुमई पैन छात्रवृत्ति योजना तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, उनके द्वारा 2022 में लॉन्च की गई थी। यह योजना सरकारी स्कूल के छात्रों को 1000 रुपए का भुगतान करती है छात्रवृत्ति के रूप में। योजना के लाभार्थी जो है वो कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक के पढ़ने वाले छात्र हैं। इस योजना में केवल छात्राओं को ही शामिल किया गया है, यानी छात्राएं ही इसमें शामिल हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने इस योजना के लिए 698 करोड़ रुपए अभी आवंटित किए हैं। इस योजना में 6 लाख से अधिक लड़कियों को लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग करेगा? आंसर हो जाएगा इसका एशिया। यानी दोस्तों 2025 तक जो एशिया महाद्वीप है वो पूरी दुनिया में उत्पादित होने वाली बिजली का आधा हिस्सा उपयोग करेगा। दोस्तों इसकी जानकारी किसने दी है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है। और दोस्तों एशिया में जो ऊर्जा उपयोग की जाएगी उसका अधिकतम भाग जो है वो चाइना उपयोग करेगा। अफ्रीका में 2025 में वैश्विक बिजली खपत का सिर्फ 3% हिस्सा होगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से एक कार्ड जारी किया जाएगा और इस कार्ड को ये माना जा रहा है कि एक परिवार एक नौकरी का जो प्रस्ताव आने वाला है उसके लिए एक पहचान पत्र के रूप में ये काम करेगा। इसके अलावा ऐसे परिवारों को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये जो पहचान पत्र मिलेगा, इस पहचान पत्र के माध्यम से वो लोग भी अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं आर अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है वो सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। इससे पहले दोस्तों अनिल कुंबले ने भी 450 विकेट लिए हैं, लेकिन उन्होंने 93 टेस्ट मैचों में 450 विकेट लिए हैं। और जो आर अश्विन है इन्होंने 89 टेस्ट मैचों में 450 विकेट लिए हैं। तो ये रिकॉर्ड भी आप नोट जरूर करिएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करें सबसे पहले और फिर दोस्तों पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए
पोर्टल लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? जो भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।